जय हिंद दोस्तों। चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। यानी ओवुलेशन के बाद ओवरी का कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, तो वो होता है ग्राफियन फॉलिकल। यह क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हॉट क्वेश्चन बोलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड में पूछे, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं, किसी भी बोर्ड का, किसी स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, तो आपको वहाँ पे भी जो है ग्राफियन फॉलिकल का जो है ये स्ट्रक्चर पूछता है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको बना के दिखाना पड़ेगा और पूरा का पूरा नामांकन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर को भी आप याद रखिएगा। अगर आप बोर्ड का तैयारी करते हैं तो, नहीं करते तो कोई बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वह जो है किसका काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। तो भाई एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, और ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम का नहीं हार्मोन का सेक्रेशन करेगा उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है मतलब हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो वो एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करता है। जैसे ही वो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है फिर प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन भी करने लगता है। तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। और एक ऐसे ग्लैंड होते हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड होता है या कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, जो एंजाइम का सेक्रेशन एज वेल एज वो हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है। हमारे एनसीईआरटी के 11th का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पैनक्रियाज जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड है, तो एक ही दिया हुआ है, तो याद रखिएगा वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। बोला कि ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन डिफर होता है किसके एडमिनिस्ट्रेशन से, तो 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में, तो आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक पिल्स होता है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो किस टाइम दिया, रेप के केस में वो दिया जाता है। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, तो आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड और हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज़ बीम्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी फॉर सोनोग्राफी। यानी कि कितना साउंड होता है, कितना फ्रीक्वेंसी होता है अल्ट्रासाउंड का, तो 1 से लेके 15 मेगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, ये 2007 का क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। आंसर भी हो गया। नेक्स्ट देखो, द विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट काउज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इनमें से कौन सा हार्मोन का विड्रॉल हो जाए तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। यह भी क्वेश्चन जो है 2006 में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द चेंज इन अमाउंट ऑफ यॉर्क इट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एग विल अफेक्ट। तो ये जो अगर मानते अमाउंट जो एग का यॉर्क का अमाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया जाए तो किस पे अफेक्ट पड़ेगा, तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज पे अफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज भी 3 टाइप का होता है, वो आप पढ़ेंगे जब एक डिवाइड करता। आप पहले ये जान लीजिएगा क्लीवेज मतलब क्या होता है। क्लीवेज मतलब होता है कि रैपिड डिवीजन होता है, मतलब डिवाइड जो करता है उसको क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, तो उसके डिवीज़न के पैटर्न पे अफेक्ट पड़ जाएगा। चलिए सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, फैटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। बोला फैटल इजेक्शन जो होता है ह्यूमन फीमेल में, सबसे पहले ये जानना है कि फैटल मीन्स क्या होता है। फैटल मीन्स होता है इन्फेंट, बच्चे जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो वो पुश करता है, वो लेबर पेन काउज करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फैटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो वो किसके थ्रू होगा, तो वो फुल्ली डेवलप फ्यूटस और प्लासेंटा के थ्रू होगा। फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड प्लासेंटा के थ्रू होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आपका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ रीजन फॉर नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। ये भी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन अकरिंग नहीं, मतलब मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोटिक करने का मतलब मियोसिस की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन है इन अ ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन की बात कर रहा है कि द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू। तो मेल जर्म सेल में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनाता है। क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनाता है। तो ये भी 2008 का क्वेश्चन है, लेकिन हॉट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कभी नहीं सोचना है कि 2008 में पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एनसीईआरटी में है ये लाइन, तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब हो गया आपको ये क्वेश्चन याद रखना है एज इट इज़। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखो, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ए ह्यूमन प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनियोन। एमनियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। 2015 का क्वेश्चन है कि मियोसिस सेकेंड कब तक कंप्लीट नहीं होगा ह्यूमन फीमेल में। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन तक। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज़ 125 ml। दिस इज़ कोल्ड। मतलब किडनी में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट बन रहा है 125 ml पर मिनट बनता है किडनी में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो वो उसको बोलेंगे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होता कहाँ है? तो ये देखिए, ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, इसमें है ग्लोमेरुलस। यहीं पे क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है और ये फिल्ट्रेट बोमेन्स स्पेस में जाता है। आप आंसर समझ गए होंगे। तो 2 नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स इन मेनी बोनी फिशेस। बोनी फिश की बात कर रहा है, एक्वाटिक एम्फीबियंस की बात कर रहा है, एक्वाटिक इंसेक्ट की बात कर रहा है, आर जनरली एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस थ्रू द गिल्स सरफेस इज। मतलब क्या हुआ कि बोनी फिश हुआ, एक्वाटिक एम्फीबियंस हुआ, एक्वाटिक इंसेक्ट हुआ, इसमें जो एलिमिनेट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गिल्स के द्वारा, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता क्या है आपको वही बताना है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अमोनियम आयन। क्या होना चाहिए? अमोनियम आयन्स। यानी कि अमोनियम आयन्स के रूप में गिल्स से इसको एक्सक्रिएट आउट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। पेज नंबर एनसीईआरटी के 290 से लिया गया है। देखिए वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जो था ये पेज नंबर 293 से लिया गया था। ठीक है, तो यानी कि आपको पेज नंबर बता दिया गया है, आपका काम है वो इस लाइन को देखना, उसको टिक करना, और हमें पूरा उम्मीद है आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बोल रहा है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, इसी को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया बोलो या फ्लेम सेल बोलो, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किस में होता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए प्लेनेरिया एंड एम्फियोक्सस। यहाँ पे अगर देखिएगा तो कहाँ है प्लेनेरिया एम्फियोक्सस? तो प्राउन कॉकरोच ये तो नहीं होगा, ये ग्रीन ग्लैंड होता है इसमें, या एंटेनल ग्लैंड्स होता है। अर्थवर्म एस्केरिस इसमें भी नहीं होता है, रोटीफर नहीं हुआ, अर्थवर्म में नहीं होगा, एंड प्लेनेरिया में और एम्फियोक्सस में। यहाँ पे क्या होता है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है या प्रोटोनेफ्रिडिया होता है या फ्लेम सेल उसको बोलते हैं। राइट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, यानी नाइट्रोजन वेस्ट को एंटीनल ग्लैंड के द्वारा रिमूव किया जाता है किस में? स्पाइडर में,
प्रॉन में, सिल्वर फिश में, स्कॉर्पियन में। तो ये होता है प्रॉन फिश में, यानी कि प्रॉन में होता है, झींगा मछली जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी पेज नंबर 291 से लिया गया है। 291 में यह एज इट इज़ यही लाइन लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनता है, और नीट पे तो अभी बाय लाइन से ही क्वेश्चन आता है। क्या करना है आपको? टिक करना है, बस। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको पढ़िए और इसका जवाब ढूंढिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड कंजर्व वाटर। बिल्कुल सही बात है। यूरिया से ज़्यादा अगर कंसनट्रेटेड होता है कुछ तो यूरिक एसिड होता है। यह होता क्यों है? वाटर को कंजर्व करने के लिए। वाटर कंजर्व क्यों करेगा? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, वाटर में तो रहते नहीं हैं, तो इसके पास वाटर की कमी होगा तो वाटर बचाना है इसको। तो ये होगा आपका ऐसे लेस टॉक्सिक भी होता है, तो आखिर ये वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है। बिल्कुल सही लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट बी बोला अमोनिया इज़ द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ एलिमिनेशन। ये तो बात बिल्कुल सही है कि अमोनिया को जो बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए वो एलिमिनेट होने के लिए, बट ये लीस्ट टॉक्सिक नहीं होता है, ये मोस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। समझ रहे हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही, दूसरा गलत। ये कहाँ से लिया गया है? पेज नंबर 290 से लिया गया है। समझदार हैं तो आंसर 1 मारिएगा। तो चलिए आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इज, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये भी पेज नंबर 292 से लिया गया है। बोल रहा है अगर ये किडनी है, ठीक है, ये क्या है? ये है आपका पेल्विस, पिरामिड जिसको बोलते हैं, सॉरी पिरामिड है ये। यहाँ पे देखो ये वाला, ये आउटर पार्ट जो होता है पेरीफेरी वाला, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और मिडिल बीच वाला को बोलते हैं मेडुला। तो देखो कॉर्टेक्स वाला पार्ट अंदर धंसा हुआ है, यहाँ पे भी धंसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है। तो इस पार्ट का नाम क्या है? यानी ऐसा कॉर्टेक्स का पार्ट जो मेडुला तक अंदर है उसको बोलते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार पूछा है, इस बार मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये है पेज नंबर 292 से भी यह लिया गया है। आप स्टेटमेंट में मिलेगा आपको इसका, और फिगर में देखेंगे तो फिगर से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट विच कंस्टिट्यूट रफली 20% of blood pumped out by each ventricle of the heart is in a minute। यानी कि कितना ब्लड को वो पे पंप 25% पंप करके किडनी तक भेजता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 25% भेजता है तो 5 लीटर का 25% कितना हो जाएगा? वो 1100 से 1200 ml हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है 2। ये भी पेज नंबर 293 से लिया गया है। आपको पेज नंबर 93 में टिक कर देना है, मतलब 293 वाला पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है? ये भी 294 से लिया गया है। तो वो है PCT, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। देखो ये ग्लोमेरुलस है, ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये DCT है, और यहाँ कहाँ पे आके खुल रहा है? तो कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है। ये जो PCT है इसमें प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यही होता है। हो गया भाई, आंसर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्मोन डज नॉट लीड टू रीअब्जॉर्ब सोडियम आयन, यहाँ पे Na+ होगा, Na सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल ऑफ रीनल टिब्यूल। बोला हार्मोन डज नॉट लीड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ,
कौन सा हार्मोन है री एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वो हो गया आर्टियल न्यूट्रेटिव फैक्टर, जो ब्लड प्रेशर को कम कराता है। वेसोडायलेटर है, क्या करता है, ब्लड वेसल्स को बढ़ा देता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन घट जाता है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा तो फिल्ट्रेशन होगा नहीं। तो आंसर हो गया आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन है कि फिल्ट्रेट, यहाँ पे लिखा फिल्ट्रेट इन नेफ्रॉन इज कोल्ड यूरिन इन द सेगमेंट ऑफ लेवल। यहाँ से फिल्ट्रेट हुआ तो यहाँ पे फिल्ट्रेट बोलेंगे, पीसीटी में फिल्ट्रेट बोलेंगे, लूप ऑफ हेलने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने फिल्ट्रेट बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने फिल्ट्रेट बोलेंगे, एंड डीसीटी में फिल्ट्रेट बोलेंगे। ये जो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है ना, अब इसको यूरिन बोलेंगे। नीचे वाला पार्ट में आप क्या बोलेंगे, इसको यूरिन बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 4। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ, यानी कि अगर मान लिए यूरिन में कीटोन बॉडीज रहता है, प्रेजेंस रहता है, एंड या फिर ग्लाइकोसूरिया होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट रहे, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहे, तो आपको एक बीमारी होता है जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटियस। और डायबिटीज़ इंसिपिडस कब होता है कि एडीएच का यानी वैसोप्रेसिन का लो सेक्रेशन होगा, तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा, यानी एडीएच के कारण। एडीएच कम होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन ज़्यादा निकलेगा, डायूरेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका, एडीएच के कमी कारण। अगर कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज पाया जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटियस। ये भी पेज नंबर 292 से लिया गया है। कितना आसान है भाई। चल नेक्स्ट देखते हैं। बोलता इन अ हेल्दी ह्यूमन, एक कोई हेल्दी ह्यूमन बींग है, अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रिएट पर डे, यानी कितना यूरिया पर डे वो एक्सक्रिएट आउट करता है कोई हेल्दी ह्यूमन बींग। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। आंसर हो गया 3। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ CO, नॉट CO2 होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव बाय आवर लंग्स पर मिनट इज 200। बिल सिंपल है, 200। नेक्स्ट है द चेक ऑन रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन वाला जो सिस्टम होता है उसको रास सिस्टम बोलते हैं, इज मेंटेन बाय। तो इसको मेंटेन कौन करता है, रास मैकेनिज्म को मेंटेन करने वाले हार्मोन का नाम है आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर। मतलब रास मैकेनिज्म में बीपी को हाई करा देता है। तो यह बीपी है जब हाई होता है तो ये किसको, ब्लड यानी हार्ट के मसल्स को स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर। ये आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर ब्लड वेसल्स को बढ़ा देता है, वेसोडायलेटर है, और क्या करता है, बीपी को कम करा देता है, ब्लड फ्लो को कम करा देता है। तो यही करता है, इसको मेंटेन करने वाले कौन है, तो आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर, आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर ANF। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये भी देखेंगे आप, ये भी देखेंगे। पेज नंबर कितना से लिया गया, 297 से लिया गया है। देखो दोनों जो लेक्चर लिए हैं दोनों देखना बहुत ज़रूरी है, देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्ट्रेट स्लिट्स आर, मतलब पोडोसाइड्स की बात कर रहा है, जो हल्का हल्का पोर होता है, आर फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन, यानी फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन के किस लेयर में फिल्ट्रेट स्लिट होते हैं, मतलब पोडोसाइट्स होते हैं। वो होता है बोमेन्स कैप्सूल के इनर लेयर में। तो कहने का मतलब है जैसे ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये है बोमेन्स कैप्सूल BC, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेट सिल्ट होता है यहाँ पे इस लेयर पे। तो इस लेयर का नाम है विसरल लेयर, ये वाला लेयर नाम है पैराइटल लेयर। यानी बोमेन्स कैप्सूल के किस लेयर में, विसरल लेयर में पोडोसाइड होते हैं, जबकि यहाँ ब्लड वेसल रहता है, ब्लड वेसल्स के एंडोथेसियम में नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, नहीं, पोडोसाइड ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये तो सही है भाई, एंडोथेलियम वासा रेक्टा, नहीं गलत है ये। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ PCT, नहीं 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 नहीं,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 4 दिया है यहाँ पे, इसको 3 कर देना है, ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा, याद रखना है आंसर। इसको काटो और 3 करो, आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कोर्टिकल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 टाइप, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो ऐसे नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले बहुत कम होता है, छोटा होता है, मतलब मेडुला तक नहीं जाता है, उसको कोर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो उसका उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है वही हमें चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। बोलता है लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड सुपरफिशियली इन द मेडुला। बिल्कुल सही बात है, ऊपरी पार्ट में रहता है वो बस, और बहुत छोटा होता है, सही बात है। दे आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि वासा रेक्टा इज वेल डेवलप इन कोर्टिकल नेफ्रॉन। वेरी वेरी गलत ऑप्शन, ये गलत है भाई साहब। जब यहाँ पे यू शेप लूप ऑफ हेनले है ही नहीं मेडुला में, तो वासा रेक्टा होगा ही नहीं। तो ये वासा रेक्टा नहीं होगा तो ये कैसे बोलते वेल डेवलप है? ये तो कोर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होता है, वो गलत है ये। तो 3 नंबर सही हो गया आंसर आपका, गलत ही चुनना था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 17 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज मिक्टुरेशन। इनमें से कौन है जो मिक्टुरेशन काउज नहीं करता है, मतलब यूरिन रिलीज काउज नहीं करता है? तो सबसे पहला स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, बिल्कुल सही बात है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ स्फिंक्टर, बिल्कुल सही बात है। उसका है एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर इन वॉल ऑफ यूटेरस, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मिक्टुरेशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। इसको होने के लिए ये होना चाहिए, ब्रेन मैसेज भेजेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मिक्टुरेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्यों नहीं है भाई साहब, क्यों नहीं? आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं है। आंसर तो 4 है, क्यों नहीं है? क्योंकि यूरेटर में थोड़े होता है ये स्ट्रेच रिसेप्टर, ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो आंसर तो यही हो गया। 18 नंबर देखिए, द मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड हैज़ अ वेरी हाई ऑस्मोलरिटी विच इज मेंटेन बाय। तो इसको मेंटेन कौन करता है? मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जो है ऑस्मोलरिटी वेरी हाई होता है, इसको मेंटेन करते कौन हैं? तो मेंटेन करने वाले हैं, पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को फिर समझते हैं। बोलता है मूवमेंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू इनटू मेडुलरी इंटेस्टाइनम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनएसएल नहीं, मूवमेंट नहीं, यही सही हो। क्यों? जैसे कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे क्या लूप ऑफ हेनले होता है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से यूरिया आता है, इसमें जाता है, फिर इसी तरह डीसीटी के थ्रू इसमें आता है, फिर यहाँ पे एक साइकिल में चलता रहता है, इसी से ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट देखो, द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल इज ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू, यानी रेनिन को सिक्रेशन के लिए कौन ट्रिगर करता है, कौन रिस्पॉन्स होता है? तो फॉल इन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो जाता है तो क्या करता है? जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को एक्टिवेट करता है और रेनिन रिलीज करता है, और उसका ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, और उससे क्या हो जाएगा? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। तो इसको ट्रिगर करने वाले कौन है? जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होता है एंड वो ट्रिगर होता है और रेनिन से रिलीज करता है, बस यही तो है। नेक्स्ट है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला देखो, ऑस्मोलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऑस्मोलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज नहीं करेगा, उसका फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ये तो पॉइंट भाई साहब नहीं, एक मिनट। ऑस्मोलरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वाटर बाहर हो जाता है तो डिसेंडिंग लूप में तो उसका ऑस्मोलरिटी फिल्ट्रेट का बढ़ते जाएगा, जितना बढ़ते 1200 हो जाएगा नीचे, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है देयर विल बी
नो यूरिन फॉर्मेशन इन लूप ऑफ हेनले इज absent इन मैमेलियंस नेफ्रॉन। गलत बात है, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। आंसर यही गलत है, मतलब यही सही होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने वाला है। तो आंसर हो जाएगा 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर नॉट यूरिकोटेलिक। इनमें से कौन सा एनिमल है जो यूरिकोटेलिक नहीं है? तो भाई रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बिल्कुल है, बर्ड्स एंड स्नेल एंड उसके बाद क्या है, लैंड स्नेल एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड मराइन फिशेस। तो एक्वाटिक इंसेक्ट एंड मराइन फिश जो होते हैं ये सारे के सारे अमोनिया रिलीज करते हैं, अमीनोटेलिक है, नॉट यूरिकोटेलिक। तो यही आंसर है सही, ये अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया। तो अमीनोटेलिक बोलेंगे इसको। क्या बात है, क्या बात है। आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। बोल रहा है कि इनमें से कौन डिफरेंस को कंसिडर नहीं करता है। तो सबसे पहला देखिए कि मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या डिफरेंसेस नहीं है। मतलब 3 डिफरेंसेस होंगे, 1 डिफरेंसेस नहीं होंगे, सिंपल बात है। बोलता है दियर नंबर, बिल्कुल सही बात है। जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर ज़्यादा कम होता है और कॉर्टिकल ज़्यादा होता है, तो नंबर में तो डिफरेंस है, तो ये सही है। दूसरा, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल सही बात है। जुक्स्टाग्लोमेरुलर में रिड्यूस होता है, कॉर्टिकल में रिड्यूस होता है, लगभग नहीं होता है, जबकि जुक्स्टामेडुलर में ये डीपली किस पे रहता है, मेडुला में रहता है। तो ये तो डिफरेंसेस है, तो ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा, सही बात है, जुक्स्टामेडुलर में वासा रेक्टा होता है जबकि कॉर्टिकल में नहीं होता है, तो ये भी डिफरेंस है। प्रेजेंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पीसीटी होता है, प्रोक्सिमल नहीं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में क्या एब्सेंस, सॉरी हाँ, प्रेजेंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी दोनों में होता है भाई। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो होता है, जो इसे यह है क्या आपका ग्लोमेरुलस हो गया, यानी कि ग्लोमेरुलस में हो गया ये वाला, इसमें बोन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया, खुलेगा इसमें जाके, वो किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे एफरेंट आया, इफरेंट गया, यही जाके पीसीटी ये क्या पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना लेता है, ताकि इसको रीअब्जॉर्प्शन कर सके, ठीक है, वाटर का कंजर्वेशन कर सके। तो दोनों में होता है भाई साहब। तो आंसर 4 तो सही है भाई, तो होता है, बट ये कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों में होता है। आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको छोड़ के। तो इसमें आखिर होता क्या नहीं है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई साहब। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, आज भाई साहब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उसको नेरो कर देना। जब नेरो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। रिलीज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स तो रिलीज करेगा ही करेगा। डिक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होना चाहिए था, यही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अल्डेस्टेरोन को वो सेक्रेट कराता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से। अल्डेस्टेरोन का काम क्या है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराना, कहाँ पे, डीसीटी में, किसका, सोडियम एंड वाटर का। तो यहीं पे तो गलत हो गया, ये यहाँ बोला डिक्रीज करता है जबकि इंक्रीज करना चाहिए था। आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज कंपोनेंट ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इनमें से नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में से कौन सा पार्ट है जो कंसिडर नहीं किया जाता है ट्यूबुलर पार्ट में। पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, जबकि ग्लोमेरुलस नहीं है। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, जो एफरेंट आर्टियोल का ही एक्सटेंशन है। बस आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट देखो, even under the influence of ADH, maximum reabsorption of water occurs in which of the following segment of nephron। तो maximum reabsorption किसमें होता है, नेफ्रॉन के किस पार्ट में मैक्सिमम reabsorption होता है, तो वो होगा पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉप 20 PYQ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग के डिमांड पे लेके आए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जब भी आपको टाइम मिले देखते रहिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए।
यानी कि समझिए यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्ज़ाम में, जो नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जैसे ही एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये क्वेश्चन सामने दिखेगा, फिर आके आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बोलेगा आप जो बोले थे वही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ ट्रू ऑफ क्लीवेज के लिए क्या सही है। तो पहले समझते हैं कि क्लीवेज है क्या। क्लीवेज होता है रैपिड डिवीजन, यानी कि जैसे ही जाइगोट बनता है, तो जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनता है, उसके फलस्वरूप उसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा, रैपिड डिवीजन होगा, जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं। वो फिर 1 से 2 सेल बनेगा, यानी कि 2 ब्लास्टोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि वो डिवाइड होते जाएगा। 2 से 4 हुआ, 4 से 16, 16 से 32, यानी कि उसमें फिर डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्लीवेज के लिए क्या सही है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ कि डॉटर सेल और ब्लास्टोमर ग्रो इन साइज, यहाँ इन होगा, ग्रो इन साइज इक्वल टू द पेरेंट सेल। गलत बात है, पेरेंट सेल के इक्वल साइज नहीं होगा, वो डिवाइड होकर आधी हो जाएगा, 2 ब्लास्टोमर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है ब्लास्टोमर सेपरेट तो होगा नहीं। दूसरा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ ब्लास्टोमर इंक्रीज आफ्टर ईच डिवीजन, नहीं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं करेगा डिवीजन के बाद। तो क्या होगा, तो देयर इज ए नो ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल में ग्रोथ नहीं होगा। जब क्लीवेज होगा तो सिर्फ वहाँ पे डिवीजन होगा, ना ही डॉटर सेल में ग्रोथ होगा और ना ही साइटोप्लाज्म में कोई इंक्रीजमेंट होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि स्पर्मियोजेनेसिस चेंजेज, यानी कि एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis के दौरान ओवरी में जो है कितना पोलर बॉडी बनेगा। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है ओवरी में होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो जो है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte जो है प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो यहाँ पे जो है एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, फिर ये बाहर चल जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ओवरी के अंदर जो पोलर बॉडी बनेगा एक ही बनेगा, लेकिन ओवरी के बाहर आएगा तो यहाँ पे फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो 2 बनेगा या 3 बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, यानी ओवरी के अंदर बोल रहा है तो आंसर 1 होगा। ओवरी से बाहर बोलेगा तो 2 से लेकर 3 पोलर बॉडी बनता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस में बोल रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 सिमिलर स्पर्म, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनता है। तो oogenesis इन प्राइमरी oocyte, तो oogenesis में जो है उसमें जो है कितना प्राइमरी oocyte फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो एक प्राइमरी oocyte जो है एक बनाएगा, 1 बनाएगा क्या, लार्ज एग सेल यानी कि ओवम बनाएगा, और 2 से लेकर 3 जो है पोलर बॉडी बनाएगा। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी oocyte का। प्राइमरी oocyte में एक ओवम बनता है और 2 से लेकर 3 तक पोलर बॉडी बनता है। वहीं पे अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे काउंट करेंगे तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 5 नंबर फर्टिलाइजिन आर प्रेजेंट ओवर, तो यानी फर्टिलाइजिन कहाँ पे होता है प्रेजेंट, तो स्पर्म में होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्पर्म के हेड पे, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और 50 है स्पर्मेटोसाइट ऑफ इन मेल गिव राइज टू, यानी कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनता है स्पर्म। ठीक है, 2 बनेगा, तो यानी कि 50 है तो 50 का 100 स्पर्म बन जाएगा, 100 स्पर्म बनेगा। लेकिन सेकेंडरी oocyte में से एक बनेगा क्या, पोलर बॉडी, और एक बनेगा ओवम।
तो ओवम ओवा कितना बनेगा 50 और 50 पोलर बॉडी बनेगा। तो आंसर देखो 100 स्पर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है और 50 ओवा यहाँ पे है 100 ओवा यहाँ पे है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट सिक्वेंस क्या है? तो सबसे पहली बात याद रखना है, स्पर्म का जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा, स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ब्लास्टोपोर इज, तो ब्लास्टोपोर क्या है? ब्लास्टोपोर की बात कर रहा है, मतलब ओपनिंग की बात कर रहा है। गैस्ट्रोसील का जो ओपनिंग होता है उसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस, या स्पर्म का न्यूक्लियस होगा तो क्या बनेगा? आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी oocyte इज़ फाउंड इन, तो सेकेंडरी oocyte कब बनेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन कि बिफोर फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है, तो आंसर हो जाएगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। आंसर हो जाएगा डी। कॉर्पस लूटियम इज़, तो कॉर्पस लूटियम जो है कहाँ से बना? जब ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होता है तो जो सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, दैट मीन्स ओवम बाहर आता है, ओवुलेशन होता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस लूटियम में, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है, जिसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। तो कॉर्पस लूटियम अगर हार्मोन का सेक्रेशन करता है, इसका मतलब वो इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है उसे इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और ऐसे ग्लैंड जो इंजाइम का सेक्रेशन करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो कॉर्पस लूटियम या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है, इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एंजाइम हाइयालुरोनिडेज इज सिंथेसाइज इन, यानी कि लाइसिन एंजाइम की बात कर रहा है, वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? सिंथेसिस होता है तो गोल्जी बॉडी में होता है। गोल्जी बॉडी जो है, एक्रोजोम में जो गोल्जी बॉडी होता है उसी में जो हाइयालुरोनिडेज का सेक्रेशन होता है, जिसे हम लोग स्पर्मलाइसिन बोलते हैं। वो करता क्या है, जो एग के आउटर लेयर को, वेटेलाइन मेम्ब्रेन को तोड़ के स्पर्म के न्यूक्लियस को अंदर डालता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इन मैमल्स मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर, यानी कि मैमल्स में स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है कितने टेम्परेचर पे होता है? तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम पे होता है, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर पे जो होता है स्पर्म का मैचुरेशन होता है। इसीलिए तो स्क्रोडम होता है, ताकि जो है टेस्टिस हैंगिंग रहे। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि मिडिल पीस ऑफ मेम्ब्रेन स्पर्म, मेम्ब्रेन स्पर्म का मिडिल पीस में क्या होगा? तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ होगा, सेंट्रियोल सब होगा, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आंसर डी है। नेक्स्ट है, ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट द टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन, नहीं, इनहिबिट द फर्दर ओवुलेशन, यानी जैसे प्रेगनेंसी होगा तो ओवुलेशन रुक जाएगा, यानी अंडे रिलीज रुक जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है, सर्टोली सेल अकर्स इन, सर्टोली सेल किस में होता है? ह्यूमन टेस्टिस में होता है। सर्टोली सेल लीडिंग सेल और, ठीक है। फ्रॉग के टेस्टिस में नहीं होता है, ओवरी में तो नहीं होता है, फ्रॉग के ओवरी में नहीं होता है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, विच इज़ करेक्ट, कौन सही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, बिल्कुल सही बात है। ऑल मैमल्स में नहीं, गलत है कि सिर्फ प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट इन प्राइमेट्स, ऑल प्राइमेट्स सही है। जैसे मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, ये प्राइमेट है। और नॉन प्राइमेट में जो है, जैसे काऊ हो गया, कैट हो गया, इस सब में क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल होता है।
ये भी तो मैमल्स हैं, इनके सभी मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो कॉर्पस लूटियम अकर्स इन मैमल्स इन, तो यानी कि येलो कॉर्पस लूटियम कहाँ पे होगा, यही बात बोल रहा है ना। हार्ट टू इनिशिएट द हार्ट बीट नहीं, स्किन टू फंक्शन द पेन रिसेप्टर नहीं, ब्रेन एंड हेमिस्फीयर कनेक्ट द सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं, ओवरी फॉर सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बताए हम कि ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होता है तो बन जाता है कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम जो है इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, दैट मीन्स वो हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन का करता है। आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमेल ग्लैंड कोरेस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल कौन सा, बर्थोलिन ग्लैंड नहीं, बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड नहीं, क्लाइटोरिस, ये तो भाई साहब पेनिस के होमोलोगस होता है, ये भी नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ वासा डिफरेंशिया ऑफ मेन आर कट, अगर वासा डिफरेंशिया को कट कर देंगे तो टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा था वो तो आएगा नहीं, तो स्पर्म में जो है स्पर्म और नन मोटाइल, गलत बात है ये। सीमेन विदाउट स्पर्म, सीमेन में स्पर्म नहीं हुआ, यही सही है, ठीक है, बाकी सब आंसर गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। के ब्लड ग्रुप ए बी, तो सबसे पहले ये जान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो ये है आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए अगर है और एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। चाहे आरबीसी के सरफेस पे जैसा एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप वैसा ही होगा। अगर मान लिए एंटीजन सिर्फ ए होता तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए बोला जाएगा, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी बोला जाएगा। और उसके अपोजिट में होता है एंटीबॉडी, मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप ए बी हैज़, तो ए बी के पास क्या कोई एंटीजन नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, एंटीबॉडी नहीं होता इसके पास, ये तो सही है। अगर एंटीबॉडी होता, कोई भी एंटीबॉडी, मान ली एंटीबॉडी ए हो जाएगा तो एंटीबॉडी बी के साथ वो एंटीजन ए के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगा और आरबीसी कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर तो बी सही है। उसके अलावा भी ऑप्शन को समझते हैं, नाइदर एंटीजन नोर एंटीबॉडी, भाई एंटीबॉडी तो नहीं होगा लेकिन एंटीजन तो है ना, तभी तो ब्लड ग्रुप है। बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होगा। जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा वो यूनिवर्सल डोनर होगा। तो एंटीजन किसके पास नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। देखो ब्लड ग्रुप ए के पास तो एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी है। तो देखो जहाँ पे डोनर वाला केस आए तो आपको क्या करना है, ब्लड ग्रुप ओ इधर लिख देना है, ए एक साइड में लिख देना है, एक साइड में बी लिख देना है और यहाँ पे ए भी लिख देना है। ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है ए बी को ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है और खुद को भी दे सकता है। तो क्या हो गया, ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर, सबको दे रहा है। और बी ब्लड ग्रुप वाला जो है ए बी को दे सकता है और खुद को दे सकता है। तो ये हो गया क्या, अपने से मतलब ब्लड ग्रुप बी से ही ले सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है, और लेगा किससे, खुद से और ओ से। ब्लड ग्रुप ए वाले जो है तो अपने खुद को ब्लड दे सकता है और ओ से ले सकता है, और दे किसको सकता है,
ए बी को। तो ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सबसे ले सकता है और खुद से भी ले सकता है। ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर और बी ए बी हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये अगर आपको याद हो जाता है तो डोनर एक्सेप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आंसर डी हो गया इसका। नेक्स्ट है कि ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाई, तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर कौन किया था? तो लैंडस्टेनर ने किया था। यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, इसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंडस्टेनर ने। इसी का स्टूडेंट जो था विलियम हार्वे, वो ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। यानी कि ए बी ओ को डिस्कवर किया था कौन? लैंडस्टेनर, और इसका स्टूडेंट जो था वो किया था ए बी ब्लड ग्रुप को। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब बताइए इस तरह से अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा तो बताइए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा आपसे? बिल्कुल नहीं छूटेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस मेरा तो कोशिश रहेगा कि आप जो नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं हम, आप लोग देख लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाए। उसके बाद है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास क्या क्या होगा? ऑप्शन नहीं देखेंगे हम, पहले हम इससे क्या क्या, इसके बारे में क्या हो सकता है वो देखते। देखो, सबसे पहली बात, ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास एंटीजन ए होगा। हम तो अभी अभी बताए जिस तरह का एंटीजन उस तरह का ब्लड ग्रुप होता है, और उसके अपोजिट में एंटीबॉडी होता है। इसका मतलब है एंटीबॉडी बी होगा उसके पास एंटीबॉडी बी है और एंटीजन ए है। अब ऑप्शन पर वो समझ में आ जाएगा। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए हो गया, एंटीबॉडी बी हो गया, यही एक ही नंबर तो सही है। दूसरा देखते हैं कि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है, नहीं, एंटीबॉडी बी होना चाहिए। तीसरा नो एंटीजन, अगर एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए कैसे हो गया? फिर वो तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और एंटीजन ए और एंटीजन बी है बट एंटीबॉडी नहीं है, तो ये जो है ये ए बी ब्लड ग्रुप के लिए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है अ ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन पोजेस बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों है। एंटीजन जिसके पास नहीं है मतलब जीरो ब्लड ग्रुप, मतलब ओ ब्लड ग्रुप। देखो ये वाला हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। जिसके पास एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए और बी दोनों होगा तो ए बी होगा। जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन है, मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखो, अ ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ ए एंड बी एंटी, दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा उसके पास। अभी बताए जिस तरह का एंटीजन होगा ना आरबीसी के सरफेस पे, जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह का ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि एंटीजन आरबीसी के सरफेस में होता है लेकिन एंटीबॉडी जो होता है ब्लड प्लाज्मा में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। यहाँ पे क्या ए दिया है ना, ए नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है अ लाइफ साइकिल क्या लिखा, द लाइफ ऑफ इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमेलियंस ब्लड। यानी कि इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन का। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के लिए क्या टर्म यूज होता है? ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड यूज होता है डब्ल्यूबीसी के लिए। यानी कि फ्यू डेज से, फ्यू आवर्स से लेके फ्यू ईयर्स, मतलब मैनी ईयर्स तक हो सकता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन। लेकिन आरबीसी का याद रखना 120 डेज होता है। आरबीसी के लिए इरिथ्रोसाइड यूज़ करते हैं और ल्यूकोसाइड यूज़ करते हैं डब्ल्यूबीसी के लिए। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके लीवर तक होता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम है और यहाँ पे लीवर है। यहाँ तक जो
वेन होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। तो स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से और आएगा कहाँ पे, लीवर के पास। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप पेशेंट। क्यों? अगर हम बी पेशेंट वाले को, ब्लड ग्रुप वाले को अगर ए बी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो बी के पास ए एंटीबॉडी है और यहाँ पे एंटीजन ए है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आरबीसी कोलैप्स कर जाएगा। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी बी, नहीं। पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी बी, लैक ऑफ एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी नहीं होता है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, पेशेंट लैक एंटीबॉडी ए, नहीं, एंटीबॉडी ए नहीं, लैक नहीं, एंटीबॉडी ए होगा। पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी ए, ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एंटीबॉडी ए होता है। जब एंटीबॉडी ए वाला पेशेंट है, आप ब्लड ग्रुप ए बी वाला देंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी में है, ए भी एंटीजन है, बी भी एंटीजन है, और ब्लड ग्रुप बी पेशेंट को दे रहे तो उसके पास एंटीबॉडी ए है, तो एंटीजन ए बी का एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप बी का एंटीबॉडी ए दोनों रिएक्ट कर जाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर जाएगा। अगला है कि अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्ड ब्लड, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको किस तरह का ब्लड दिया जाएगा। तो अभी तो बताए वो वाला कि ए वाले को जो है ए खुद दे सकता है और ए से ओ से लिया जाएगा, तो ए और ओ हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, यही है सी। डी पहले बाद में होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, हम इसमें ठीक कर देंगे पीडीएफ में। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। आज वीडियो डाउनलोड होगा तो एक दिन बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास क्या जीन क्या होगा, IANIB हो जाएगा। तो देखो IB हो जाएगा, तो दोनों डिफरेंट जीन है तो हो जाएगा। अगर अलील डिफरेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हेट्रोजाइगस यूज होता है। अगर सिर्फ ए ब्लड ग्रुप के लिए होता, IA होता या IB होता या IO होता तो होमोजाइगस होता है। अगर दो जीन आ जाता है जहाँ पे तो हेट्रोजाइगस होता है, तो आंसर हो जाएगा हेट्रोजाइगस, सी नंबर। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ पॉसिबल बिटवीन, तो डोनर अगर ओ है तो रेसिपिएंट, डोनर अगर ए है तो रेसिपिएंट ओ नहीं, डोनर बी नहीं, डोनर ए बी है, रेसिप नहीं, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है। आंसर डी हो जाएगा। बस वो वाला चार्ट याद रखिएगा, इससे पहले जो बताए हैं काफ़ी है। नेक्स्ट, विच इज़ ब्लड ग्रुप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, IA नहीं है, एक सेकेंड, IB को किया है IB के साथ एंड O के साथ, देखो ऐसा है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, एक तरफ लेंगे IB, एक O ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से B हो जाएगा, B, हाँ सिर्फ B ब्लड ग्रुप होगा, सिर्फ B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप हैज़ ब्लड ग्रुप B, ये तो B ब्लड ग्रुप के लिए, ये है जेनेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप B के लिए क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कि इफ़ हस्बैंड हैज़ ब्लड ग्रुप O, अगर हस्बैंड के पास ब्लड ग्रुप A है, O है, और वाइफ के पास AB है, तो उसके चाइल्ड में पॉसिबिलिटी कौन से ब्लड ग्रुप नहीं होने की है। तो लिखा है द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड कैन नॉट बी। देखो अगर O है तो क्या हो जाएगा, ये O है और यहाँ पे AB है और BB है, ठीक। तो AB हो जाएगा और B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो O नहीं होगा और AB भी नहीं होगा, ठीक है। O और AB ब्लड ग्रुप नहीं होगा, तो O और AB ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर लिए हैं। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए,
इसका PDF वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बार बार देखते रहिएगा, इससे आगे क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।